एक टूटी हुई हड्डी को ना एक्सरे मशीन में बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, वो स्पष्टता एकदम सामने होती है ना? मतलब सफेद लाइन दिखती है और डॉक्टर सीधा उसकी तरफ इशारा कर देता है और फिर इलाज शुरू हो जाता है। सही बात है। और ये स्पष्टता ना हमें एक अजीब सा सुकून देती है। एकदम सही। लेकिन जब समस्या हमारे दिमाग के शक की या इंसानी रिश्तों के विश्वास की हो या फिर हमारे अपने बनाए हुए डर की हो, तो वहां कोई एक्सरे मशीन काम नहीं आती। बिल्कुल नहीं। ये असल में ना निदान का सबसे धुंधला पानी है, जहां कुछ भी स्पष्ट नहीं होता। और शायद सबसे खतरनाक भी। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी मनोविज्ञान को समझने के लिए किसी भारी भरकम रिसर्च पेपर का नहीं, बल्कि रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित बॉलीवुड की मशहूर कॉमेडी फिल्म गोलमाल रिटर्न्स का सहारा ले रहे हैं। क्या बात है, एक बहुत ही दिलचस्प चुनाव है ये। है ना? हमारे पास आज जो स्रोत हैं उनमें इस फिल्म की पटकथा शामिल है और इसके साथ ही इसका वो जो कॉमिक लाइन, मतलब जो हास्यपूर्ण झूठ का ढांचा है और पात्रों के व्यवहार का एक विस्तृत मनोवैज्ञानिक विश्लेषण शामिल है। और इसमें काफी परतें हैं। बिल्कुल। इस पूरी गहन चर्चा का हमारा मुख्य मिशन ये समझना है कि कैसे मात्र एक छोटा सा झूठ और एक अति संदेहशील दिमाग न स्थितियों को इस हद तक बिगाड़ सकता है कि मामला एक हल्की फुल्की कॉमेडी ऑफ एरर से शुरू होके पूरी मर्डर मिस्ट्री तक पहुंच जाए। बाप रे, मतलब एकदम चरम सीमा तक। हाँ, और हम ये भी देखेंगे कि कैसे भ्रम और झूठ एक श्रृंखला प्रतिक्रिया, यानी वो जो चेन रिएक्शन होता है ना, उसे जन्म देते हैं। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। किसी भी बड़े झूठ या हंगामे के शुरू होने से पहले ना उसके पनपने के लिए एक सही जमीन की जरूरत होती है। एक उपजाऊ जमीन। हाँ बिल्कुल। और इस कहानी में वो जमीन है मुख्य पात्र गोपाल की पत्नी एकता का दिमाग। और ये शुरुआत करने के लिए बिल्कुल सही जगह है, क्योंकि कॉमेडी ना कभी हवा में नहीं बनती। अच्छा। हाँ, वो मानवीय स्वभाव की सबसे गहरी कमजोरियों पर टिकी होती है। और इस कहानी में हमें दो मुख्य पात्रों से मिलवाया जाता है। एक है गोपाल, जो गली मोहल्ले में तो बहुत स्मार्ट है, लेकिन अपनी पत्नी के सामने उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। हाँ, वो तो है। और दूसरी है उसकी पत्नी एकता। मतलब एकता का चरित्र इस पूरी कहानी की धुरी है। उसका पूरा दिन टेलीविजन पर वो नाटकीय डेली सोप देखते हुए गुजरता है। वो सास बहू वाले सीरियल। बिल्कुल। और उसे इस बात का पक्का यकीन हो चुका है कि दुनिया का हर पति अपनी पत्नी को धोखा देता है। क्यों? क्योंकि उसने टीवी पर बस यही देखा है। ये तो बिल्कुल ऐसा है ना, जैसे कोई इंसान लगातार मेडिकल शोज देखे और फिर अपनी हल्की सी खांसी को भी कोई दुर्लभ और जानलेवा बीमारी मान ले। बिल्कुल सटीक उदाहरण है ये। इसे हाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं। हाँ, लेकिन ये बात मुझे थोड़ी खटकती है। हम इसे अक्सर सिर्फ एक मजाक मानकर टाल देते हैं, लेकिन क्या मीडिया का उपभोग वाकई हमारे सोचने का तरीका इस हद तक बदल सकता है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। मतलब मैं सोच रही थी कि कोई सिर्फ टीवी सीरियल देखकर अपने असल जिंदगी के पति पर हर वक्त शक कैसे कर सकता है? क्या ये मनोवैज्ञानिक रूप से सचमुच संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ना इसका एक बहुत ही ठोस आधार है। इसे कल्टिवेशन थ्योरी कहा जाता है। कल्टिवेशन थ्योरी? हाँ, जॉर्ज गर्बनर जैसे जो संचार शोधकर्ता हैं, उन्होंने इस पर बहुत काम किया है। जब हम लगातार किसी विशेष प्रकार के मीडिया का उपभोग करते हैं ना, खासकर ऐसा मीडिया जो हमारी भावनाओं को भड़काता हो, जैसे वो ड्रामा सीरियल। बिल्कुल। तो हमारा दिमाग दुनिया को उसी नजरिए से देखने लगता है। दिमाग के अंदर जो न्यूरल पाथवे होते हैं ना, वो उसी तरह से विकसित होने लगते हैं। अच्छा, मतलब उसकी पूरी प्रोग्रामिंग ही वैसी हो जाती है। एकदम सही। एकता के लिए फिक्शन और वास्तविकता के बीच की जो रेखा है वो पूरी तरह मिट चुकी है। उसकी दिमागी स्थिति टीवी के काल्पनिक धोखों से पूरी तरह से प्रोग्राम हो चुकी है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एकता की जो जांच प्रक्रिया है वो किसी तार्किक पुलिस वाले की तरह काम नहीं करती। हाँ, वो तो एक मेलोड्रामेटिक टीवी जासूस बन जाती है। बिल्कुल। वो सामान्य तथ्यों को देखती नहीं है, वो हर जगह सिर्फ साजिश ढूंढती है। और यही वो बारूद है जो कहानी की शुरुआत में ही बिछा दिया जाता है। अब जब शक का बारूद पूरी तरह से तैयार है, तो उसे फटने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत होती है। और वो चिंगारी बहुत जल्दी मिल भी जाती है। हाँ, स्रोत सामग्री के अनुसार वो चिंगारी पैदा होती है एक रात जब गोपाल घर देर से पहुंचता है। उसकी आखिरी बस छूट जाती है।
और फिर वो एक बस में चढ़ता है जहां उसे वो डरी हुई महिला मिलती है। बिल्कुल, मीरा नाम की एक महिला जिसका कुछ गुंडे पीछा कर रहे होते हैं। तो गुंडों के हमले के बाद गोपाल अनजाने में उस महिला की जान बचा लेता है। एक बहुत ही हास्यपूर्ण लड़ाई के बाद। हाँ, और फिर सुरक्षा कारणों से वो पूरी रात मीरा की यॉट पर यानी उस नाव पर रुक जाता है। और यहीं से कहानी का असली जो मनोवैज्ञानिक खेल है ना, वो शुरू होता है। जब सुबह होती है और गोपाल को एहसास होता है कि वो पूरी रात घर से बाहर था, तो वो एक ऐसा कदम उठाता है जो पूरी फिल्म का आधार बन जाता है। वो अपनी पत्नी के डर से झूठ बोलता है। बिल्कुल, वो घर जाकर सच बताने के बजाय कहता है कि वो पूरी रात अपने दोस्त लक्ष्मण के घर पर था। अब यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम स्रोत सामग्री को ध्यान से देखें तो ये स्पष्ट है कि गोपाल पूरी तरह से निर्दोष था। 100% निर्दोष, है ना? उस यॉट पर कोई रोमांस नहीं हुआ था। उसने बस एक महिला की जान बचाई थी, जो कि एक नेक काम था। फिर भी उसने सच क्यों नहीं बोला? यही तो सोचने वाली बात है। मतलब क्या किसी रिश्ते में टकराव का डर या सच बोलने के बाद होने वाले बवाल का डर इतना बड़ा हो सकता है कि इंसान एक साफ सुथरी स्थिति में भी झूठ का सहारा ले? ये ना मानवीय मनोविज्ञान की सबसे बड़ी विडंबना है। हम अक्सर ये मानते हैं कि लोग केवल तभी झूठ बोलते हैं जब उन्होंने कुछ गलत किया हो। हाँ, आम धारणा तो यही है। लेकिन गोपाल का जो निर्णय था वो किसी तथ्य या वास्तविकता पर आधारित नहीं था। वो पूरी तरह से डर पर आधारित था। इसे मनोविज्ञान में ना एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी या पूर्वानुमानित चिंता कहते हैं। एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी। हाँ, गोपाल जानता था कि एकता इस बात पर प्रतिक्रिया नहीं देगी कि असल में क्या हुआ, बल्कि वो इस बात पर प्रतिक्रिया देगी कि वो क्या सोचती है कि क्या हुआ। बाप रे, ये तो बहुत गहरी बात है ना? गोपाल उस वक्त वास्तविकता का प्रबंधन नहीं कर रहा था। वो अपनी पत्नी की बेलगाम कल्पना का प्रबंधन करने की कोशिश कर रहा था, जो कि वैसे भी टीवी सीरियल से भरी हुई है। बिल्कुल। इंसानी दिमाग को ना तुरंत होने वाले विवाद से बचने की बहुत आदत होती है। गोपाल का दिमाग उसे फाइट या फ्लाइट, मतलब लड़ो या भागो की स्थिति में ले गया, और उसने फ्लाइट यानी झूठ बोलकर भागने का रास्ता चुन लिया। एकदम सही। ये समझना वाकई दिलचस्प है कि हम कई बार सच को इसलिए नहीं छुपाते कि सच बुरा है, बल्कि इसलिए छुपाते हैं क्योंकि सामने वाले का नजरिया उस सच को बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं होता। बहुत सही कहा आपने। लेकिन समस्या ये है कि जब आप एक झूठ बोलते हैं ना, तो उसे सच साबित करने के लिए आपको एक पूरा बुनियादी ढांचा खड़ा करना पड़ता है, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। बिल्कुल। और यहीं से कहानी में बाकी किरदार इस झूठ के जाल में फंसना शुरू होते हैं। गोपाल तुरंत अपने दोस्त लक्ष्मण के पास भागता है और उसे इस झूठ में घसीटता है, जबकि लक्ष्मण को बेचारे को इस पूरे मामले की कोई भनक तक नहीं होती। हाँ, लक्ष्मण का किरदार ना एक बहुत ही दिलचस्प बफर का काम करता है। वो सीधा साधा है, उसे झूठ बोलना आता ही नहीं है। वो बहुत घबरा जाता है। बिल्कुल। जब कोई ऐसा व्यक्ति जो स्वाभाविक रूप से झूठा नहीं है और उसे झूठ बोलने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उसके शारीरिक हाव भाव, उसकी घबराहट एकदम साफ नजर आने लगती है। और एकता जैसी शक करने वाली महिला के लिए तो ये घबराहट एक स्पष्ट संकेत बन जाती है। हाँ, वो तो इसे अपनी जीत मान लेती है। लेकिन इस कहानी में असली तबाही तब मचती है जब माधव नाम का एक और दोस्त इस पूरी स्थिति में प्रवेश करता है। माधव? हाँ। वो तो बिल्कुल किसी पानी के रिसते हुए पाइप को टेप से जोड़ने की कोशिश करने जैसा है। बिल्कुल। मतलब आप सोचते हैं कि आपने एक जगह टेप लगा दी है और पानी रुक गया है, लेकिन पाइप के अंदर दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो 5 नई जगहों से फट जाता है। और माधव का चरित्र ठीक वही अतिरिक्त दबाव है। हाँ, वो अति आत्मविश्वास से भरा है। जब उससे पूछताछ होती है तो वो गोपाल के झूठ को सिर्फ दोहराता नहीं है, बल्कि अपनी तरफ से कहानी में बिना मांगे झूठे विवरण जोड़ देता है। और यही कॉमेडी के स्ट्रक्चर का कमाल है। रोहित शेट्टी ने यहाँ चेन रिएक्शन लाइज, मतलब श्रृंखलाबद्ध झूठ का एक क्लासिक फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। एक के बाद एक झूठ। हाँ, जब एक इंसान झूठ बोलता है तो उसे बस ये याद रखना पड़ता है कि उसने क्या कहा था। लेकिन जब 3 लोग मिलकर एक झूठ बोलते हैं ना, तो ये एक असंभव गणित बन जाता है, क्योंकि हर किसी का वर्जन अलग होता है। बिल्कुल। माधव का अपनी तरफ से विवरण जोड़ना दरअसल उसके ईगो या अहंकार का प्रदर्शन है। वो खुद को स्थिति का मास्टरमाइंड साबित करना चाहता है, जो कि वो है नहीं। बिल्कुल नहीं। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो यहां सिर्फ गोपाल और एकता की शादी खतरे में नहीं है। माधव की इस अनावश्यक दखल अंदाजी के कारण उसकी अपनी पत्नी भी उस पर शक करने लगती है। ओहो, मतलब एक और मुसीबत। हाँ, इसे डबल कॉमेडी का निर्माण कहते हैं, जहां शक का वायरस अब एक घर से निकलकर दूसरे घर में भी फैल गया है। अब एक नहीं, 2 शादियां खतरे में हैं। बाप रे,
और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एकता की वो जो सीरियल जासूस वाली प्रवृत्ति है ना, वो अब चरम पर है। वो हर जगह सबूत ढूंढ रही है। बिल्कुल। वो सिर्फ बैठकर माधव या लक्ष्मण की बात नहीं सुन रही है, वो खुद सुराग ढूंढ रही है। उसे कपड़ों पर परफ्यूम की महक मिलती है, वो लिपस्टिक के निशान देखती है। एक टिपिकल टीवी डिटेक्टिव की तरह। हाँ, लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आती। एकता इतनी तेज तर्रार है, वो हर चीज की बारीकी से जांच कर रही है, तो वो ये क्यों नहीं देख पाती कि गोपाल, लक्ष्मण और माधव की कहानियों में कोई तालमेल ही नहीं है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। मतलब वो सीधे सच्चाई तक क्यों नहीं पहुंच पाती? लॉजिक कहाँ है? इसके लिए हमें कन्फर्मेशन बायस को समझना होगा। कन्फर्मेशन बायस? हाँ, ये इंसानी दिमाग का ना एक बहुत ही शक्तिशाली और कई बार खतरनाक फिल्टर होता है। मतलब कन्फर्मेशन बायस जो है ना, वो असल में ये तय करता है कि हमारा दिमाग केवल उन्हीं सबूतों को स्वीकार करे जो हमारी पहले से बनी हुई धारणा को सही साबित करते हों। अच्छा, और जो सबूत उस धारणा के खिलाफ हो, उन्हें दिमाग पूरी तरह से अनदेखा कर देता है। एकता पहले से ये मान चुकी है कि गोपाल का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तो अब वो सिर्फ वही देखेगी जो उसे देखना है। बिल्कुल। इसलिए जब उसे परफ्यूम की महक मिलती है तो उसका दिमाग उसे एक जीत के रूप में दर्ज करता है। उसे एक तरह का डोपामीन मिलता है क्योंकि उसका शक सही साबित हो रहा है। वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देती कि माधव क्या बेवकूफी भरी कहानी सुना रहा है, क्योंकि उसका लक्ष्य सच्चाई खोजना है ही नहीं। उसका लक्ष्य सिर्फ अपने शक को सही साबित करना है। ये तो बहुत ही अजीब स्थिति है कि हम अपने ही डर को सही साबित करने में खुशी महसूस करते हैं। यही इंसानी फितरत है। और मानो ये सब दिमागी खेल काफी नहीं था, कहानी में एक और धागा जुड़ जाता है। अरे हाँ, वो लकी वाला एंगल। बिल्कुल। एकता का भाई लकी, जिसे बोलने में समस्या है, वो उसी रहस्यमयी महिला मीरा से प्यार करने लगता है जिसे गोपाल ने उस रात बचाया था। दुनिया बहुत छोटी है। बहुत छोटी। अब मीरा जो उन गुंडों से छुप रही है, वो अनजाने में गोपाल से ही घर और परिवार से जुड़ जाती है। ये एक ऐसा जाल बन जाता है जहां हर किरदार एक दूसरे से जुड़ा है, लेकिन किसी को पूरी सच्चाई नहीं पता। और जब ये घरेलू झूठ ना वास्तविक दुनिया के अपराध से टकराता है तो हास्य अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। राइट। जिसे हम स्लैपस्टिक कॉमेडी कहते हैं। बिल्कुल। और वो चरम सीमा तब आती है जब कहानी में एक लाश की एंट्री होती है। उसी यॉट के पास एक मर्डर हो जाता है जहां गोपाल पूरी रात रुका था। हाँ। अब तक जो बात सिर्फ एक शक करने वाली पत्नी और एक डरे हुए पति के बीच का मामला थी ना, एक बेडरूम का झगड़ा था, वो अचानक से एक पूरी पुलिस इन्वेस्टिगेशन और मर्डर मिस्ट्री में बदल जाती है। और गोपाल की स्थिति तो दयनीय हो जाती है। बेचारा गोपाल, उसे लगता है कि अफेयर के शक से बचते बचते अब वो सीधे हत्या के मामले में फांसी पर लटक जाएगा। गुंडे वापस आ जाते हैं, पुलिस आ जाती है। सब एक साथ आ जाते हैं। फिल्म के अंतिम भाग में एक ऐसा क्लाइमैक्स रचा जाता है जहां एक ही जगह पर सारे किरदार जमा हो जाते हैं। संवाद इतनी तेजी से बोले जाते हैं कि एक दूसरे पर हावी होने लगते हैं। फुल ओवरलैप होने लगता है। हाँ, लक्ष्मण झूठ के हिस्से भूल जाता है, माधव अपनी ही रची हुई कहानी बदल देता है, और लकी अपनी अजीबोगरीब भाषा में अनजाने में असली सुराग उगलने लगता है। सब कुछ एक साथ टूट रहा होता है। इसे स्थितिजन्य हास्य या सिचुएशनल कॉमेडी कहा जाता है, जहां तर्क पूरी तरह से गायब हो जाता है और तेज गति की अराजकता हावी हो जाती है। इसे ना फ्रांसीसी दार्शनिक हेनरी बर्गसन की थ्योरी काम आती है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि इंसान जब एक मशीन की तरह बार बार वही गलतियां दोहराता है या एक ही पैटर्न में फंस जाता है तो वो हास्यास्पद हो जाता है। सारे किरदार यहाँ एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहां वे सोचना बंद कर चुके हैं और सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन एक दर्शक के रूप में ये अनुभव बहुत ही अलग होता है। वो कैसे? मतलब पर्दे पर हम भारी कंफ्यूजन देख रहे हैं। किरदार एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं। भोपाल को जेल जाने का डर सता रहा है। इतने तनावपूर्ण माहौल को देखकर हम तनावग्रस्त क्यों नहीं होते? ये एक दिलचस्प अवलोकन है ना? हम परेशान होने के बजाय ठहाके लगाकर क्यों हंसते हैं? हमारे दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होता है? हम इसलिए हंसते हैं क्योंकि हम स्थिति से बाहर हैं और हमारे पास श्रेष्ठ ज्ञान है, सुपीरियर नॉलेज। बिल्कुल। दर्शक जानते हैं कि सच्चाई क्या है। हमें पता है कि गोपाल पूरी तरह से निर्दोष है, कोई अफेयर नहीं है और हत्या से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पर्दे पर मौजूद पात्रों को ये नहीं पता। यही बात है। जब हम किसी और को एक ऐसे झूठ के जाल में तड़पते हुए देखते हैं जिसकी असलियत हमें पता होती है, तो ये हमें एक तरह की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का एहसास कराता है। हमें पता है कि सब ठीक हो जाएगा। हाँ,
हमें पता है कि अंत में सब ठीक हो जाएगा, इसलिए हम उस अराजकता और उनके डर का बिना किसी अपराध बोध के आनंद ले सकते हैं। इसे ड्रामेटिक आयरनी भी कहा जाता है। और अंततः जब मीरा द्वारा असली सच सामने लाया जाता है, तब जाके ब्लैकमेल और हत्या की वो पूरी गुत्थी सुलझती है और ये साबित हो जाता है कि गोपाल निर्दोष है। इस क्लाइमैक्स की सबसे बड़ी बात यह है कि एकता को आखिरकार यह एहसास होता है कि उसकी अति कल्पना और उसके वो जो टीवी सीरियल से प्रभावित शक था ना, उसने कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था। और उसका जो कंफर्मेशन बायस था, बिल्कुल, उसने बस छूटने जैसी एक साधारण सी घटना को एक मर्डर मिस्ट्री में तब्दील कर दिया था। लेकिन चूंकि ये एक व्यावसायिक बॉलीवुड कॉमेडी है, इसलिए कहानी भारी भरकम उपदेशों में नहीं उलझती। हाँ, बिना किसी भारी नैतिक उपदेश के फिल्म खत्म होती है। रिश्ते संभल जाते हैं, एक हल्का फुल्का मजाक होता है और फिल्म एक अच्छे मोड़ पर खत्म हो जाती है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? यही तो मैं सोच रही थी। हम हंस लिए, हमने एक फिल्म की कहानी का विश्लेषण कर लिया, लेकिन इस पूरी अराजकता के पीछे एक बहुत ही वास्तविक मानवीय सच्चाई छिपी है, जिसे हमें समझने की जरूरत है। बिल्कुल। ये चर्चा मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित है कि कैसे रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें और सिर्फ बचने के लिए बोले गए छोटे छोटे झूठ ना नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। कई बार हम सच्चाई से इसलिए भागते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सच्चाई कड़वी होगी या वो रिश्ते में थोड़ी खटास लाएगी। गोपाल ने भी तो यही सोचा था। हाँ, लेकिन ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि कई बार डर और उसे छुपाने के लिए बोला गया झूठ ना वास्तविकता से कहीं ज्यादा नुकसानदेह होता है। सच है। शक किसी भी रिश्ते की बुनियाद को दीमक की तरह खोखला कर सकता है। और फिल्मों में जब कोई इंसान अति विचार यानी ओवर थिंकिंग करता है तो बैकग्राउंड में कोई मजेदार संगीत बजता है और दर्शकों को हंसी आती है। लेकिन असल जिंदगी में कोई मजेदार संगीत नहीं बजता। बिल्कुल नहीं। असल जिंदगी में ये अति विचार और बिना आधार का शक एक बहुत बड़ी त्रासदी का कारण बन सकता है। सच में ये गहराई से सोचने वाली बात है। आज के इस गहन चर्चा को समेटते हुए अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो ये विश्वास करना मुश्किल होता है कि कैसे बस छूटने जैसी एक साधारण घटना केवल अति कल्पना और एक झूठ के कारण पुलिस इन्वेस्टिगेशन तक पहुंच गई। एक चेन रिएक्शन की तरह। हाँ, हमने देखा कि कैसे भ्रम और झूठ का एक छोटा सा बीज एक पूरे जंगल को आग लगा सकता है। और हमने ये भी स्पष्ट रूप से देखा कि कैसे इंसान का दिमाग, जिसे जानकारी को प्रोसेस करने और हमें सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है, वो गलत जानकारी के चलते खुद ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। बिल्कुल, एकता का दिमाग एक ऐसी मशीन बन गया था जो हर सीधे तथ्य को भी टेढ़ा करके ही देखती थी। और गोपाल का दिमाग सच का सामना करने से पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गया था। जाने से पहले एक ऐसा विचार छोड़ना बहुत जरूरी लगता है जो हमारे स्रोत सामग्री से थोड़ा आगे जाता है। वो क्या? मतलब आज की इस चर्चा से ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि कहानी में एकता तो टीवी सीरियल्स और डेली सोप से प्रभावित थी। वो उन्हें देख के शक करना सीखी थी। हाँ, लेकिन आज के इस एल्गोरिदम संचालित युग में क्या हम सभी के दिमाग डूम स्क्रॉलिंग से प्रभावित नहीं हो रहे हैं? बाप रे, ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? हम दिन भर इंटरनेट पर टॉक्सिक रिलेशनशिप वाले कंटेंट देखते हैं। ऐसे ढेरों वीडियो इंटरनेट पर मौजूद हैं जो बताते हैं कि ये 5 संकेत बताते हैं कि आपका पार्टनर धोखा दे रहा है या रिश्तों में रेड फ्लैग्स कैसे पहचाने। ये एक डराने वाला लेकिन बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक पहलू है। मतलब पहले जो काम टीवी के फिक्शन करते थे, आज वही काम हमारे फोन के स्क्रीन कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या आज की ये तकनीक और ये एल्गोरिदम हमारे भीतर भी एक नई एकता को जन्म नहीं दे रहे? एक ऐसी एकता जो हर साधारण सी बात में साजिश ढूंढने लगी है। हाँ, और हर रिश्ते को शक की निगाह से देखने लगी है। शुरुआत में हमने उस एक्सरे मशीन और निदान के धुंधले पानी की बात की थी ना? हाँ, जहां कुछ स्पष्ट नहीं होता। ऐसा लगता है कि आज का मीडिया और हमारे ये एल्गोरिदम उस पानी को और भी ज्यादा धुंधला बना रहे हैं। इतना धुंधला कि किसी भी रिश्ते का साफ साफ एक्सरे कर पाना अब लगभग नामुमकिन सा हो गया है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गहराई से सोचने की जरूरत है। जब दिमाग किसी छोटी सी बात पर एक बड़ी कहानी गढ़ने लगे तो वहां रुककर ये पूछना जरूरी है कि क्या ये सच है या ये सिर्फ इंटरनेट द्वारा निर्देशित कोई नई फिल्म चल रही है। बहुत ही उम्दा विचार है। ये सोचने के लिए सच में बहुत कुछ है। इसी विचारोत्तेजक मोड़ के साथ आज की एक गहन चर्चा यहीं संपन्न होती है।